अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बिजनेस मैटर्स के पहले सीज़न के आखिरी एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट मरियम अली। इस सीज़न के दौरान हमने पाकिस्तान के माशी सूरत हाल को डिस्कस किया, पाकिस्तान के बिजनेस मसाइल को डिस्कस किया और एक्सपर्ट से सुना कि पाकिस्तान को तरक्की की राह पर डालने के लिए क्या तब्दीलियाँ ज़रूरी हैं। और आज हमें फ़ख्र है कि हमारे साथ मौजूद है ज़फ़र मसूद, CEO ऑफ बैंक ऑफ पंजाब, Chairman of Pakistan Banking Association and OGDCL. Thank you so much for joining us today, sir. आज के एपिसोड में हम बात करेंगे पाकिस्तानी मईशत का एक ओवरऑल जायज़ा। शुरू करते हैं हम इन्फ्लेशन के नंबर्स के साथ। February 2025 में हमारे इन्फ्लेशन नंबर्स गिर गए थे to 1.5%, which is the lowest rate it's been in the last 10 years. Sir, इसकी वजह क्या है? आप हमारे नाज़रीन को बता सकते हैं इसकी वजह क्या है? What were the steps going into this? And क्या ये sustainable है? As usual, Dawn has kind of taken a lead in terms of putting the serious issues in the public's affair, जो कि lacking था in the past. And this is a very unfortunate part. Business and economy has become such an important element, and day-to-day life में आम आदमी के लिए इतना ज़रूरी हो गया। ये इन्फ्लेशन का जो आपने सवाल पूछा है, ये एक्चुअली तो आम आदमी से रिलेटेड है, मगर हम उस पर बात नहीं करते इस तरह जितना बात करने की ज़रूरत है। तो इस मामले में जो आपका ये प्रोग्राम है, मैं इसको फॉलो करता रहूँ, एंड यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब बाय द वे। थैंक यू। नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन, ये जो 1.5% का इन्फ्लेशन है, बहुत अच्छी डेवलपमेंट है, बहुत अच्छी आउटकम है। इसमें कुछ रिस्क अभी भी हैं। इसमें जो प्राइमरी रिस्क है, एक तो इन्फ्लेशन को समझना बड़ा ज़रूरी है। इन्फ्लेशन इटसेल्फ का मतलब ये है कि जो प्राइसेस आपकी जहाँ थी वहाँ से मज़ीद कितनी बढ़ रही हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि प्राइसेस कम हो रही हैं, मगर प्राइसेस कितने रेट से बढ़ रही हैं, वो दैट इज़ डिफाइंड एज इन्फ्लेशन। तो द गुड पार्ट इज़ कि वो प्राइसेस जो हैं वो कम रेट से बढ़ रही हैं, मगर एक हमारी इकोनॉमिक्स की इस्तिलाह है जिसको हम कहते हैं बेस इफ़ेक्ट। बेस इफ़ेक्ट का मतलब ये होता है कि जहाँ पर जहाँ इंटरेस्ट रेट जहाँ इन्फ्लेशन बहुत हाई रहा हो, तो उसके ऊपर जो बढ़ने का मामला होता है, अगर वो परसेंटेज कम आ रही है ना, तो एक मिस नॉर्मल के तौर पे होता है, क्योंकि उसका मतलब ये नहीं है कि प्राइसेस जो है वो कम हो रही हैं। उसका मतलब ये कि प्राइसेस बहुत ज़्यादा थी और उससे वो कम से बढ़ी हैं। वो बेस इफ़ेक्ट जो है वो अभी हमें वो अब ख़त्म होता हुआ नज़र आएगा अराउंड मई, और मई के बाद जो है वो रियल इफ़ेक्ट का पता लगेगा कि ये इन्फ्लेशन जो है ये कहाँ सेटल होता है एक्चुअली। बट जहाँ क्रेडिट ड्यू है वहाँ है। सच्ची बात ये है कि गवर्नमेंट की कुछ मेजर्स ऐसे हैं विच आर वेरी पॉजिटिव। जिस तरह अभी आपने देखा कि हम बैंकिंग जो इकोनॉमिक्स 101 है, उसके अंदर हम जो प्रिंटिंग ऑफ नोट्स है वो इन्फ्लेशन का सबसे बड़ा रीज़न बनता है। अब प्रिंटिंग ऑफ नोट्स की फॉर्म एंड शेप चेंज हो गया, वो इस तरह प्रिंट नहीं होते नोट्स। वो सरकार भी अगर बोरो कर रही है तो वो प्रिंटिंग ऑफ नोट्स है, एंड दैट्स द सिंगल बिगेस्ट रीज़न वाई इन्फ्लेशन इज ट्रिगर्ड। गवर्नमेंट ने क्या किया है कि अभी जो उनके पास नॉन टैक्स रेवेन्यू आया वो बहुत सब्सटेंशियल, कोई 3 ट्रिलियन का आया है इन द फर्स्ट 7 मंथ्स। उसमें 2.5 ट्रिलियन जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का प्रॉफिट है, और को 500-600 बिलियन जो है वो पेट्रोलियम लेवी है। उन्होंने उसको यूटिलाइज किया है टुवर्ड्स रिडक्शन ऑफ डेट। नाउ दैट्स अ वेरी गुड पार्ट, एंड इफ वी कंटिन्यू विद आवर डेट एंड फिस्कल मैनेजमेंट पॉलिसी राइट, आई थिंक हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएंगे। तो यू थिंक दिस नंबर इज सस्टेनेबल, और यू थिंक दैट फ्यूचर में 1.5% तो सस्टेनेबल बिल्कुल नहीं है जी। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि मई में हमें पता लगेगा कि वो बेस इफेक्ट क्योंकि चला जाएगा, तो वो किस लेवल पे सस्टेन करेगा। इसीलिए आपको अभी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी रेट उस तरह अग्रेसिवली काटता हुआ नज़र नहीं आ रहा है मॉनेटरी पॉलिसी में, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी अमल है कि हम ज़रा थोड़ा सा इंतज़ार करके ये देखें कि मार्च अप्रैल तक किस तरह चीज़ें चलती हैं, और फिर उसके बाद अगर हमें ये यकीन आ जाए कि ये इन्फ्लेशन का ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, तो फिर वी कैन टेक मोर अग्रेसिव स्टांस ऑन द मॉनेटरी पॉलिसी टू। मरीम, एक चीज़ मैं और यहाँ पर करना चाहूँगा आपसे बात, कि देखिए हमारा वी आर इन इम्पोर्ट बेस्ड इकोनॉमी, और जो हमारी असेंशियल आइटम्स हैं ना वो इम्पोर्ट बेस्ड हैं,
और वो सबसे बड़ा इन्फ्लेशन का रीज़न बनती हैं। आप हमारे नाज़रीन को कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं? जी, जिस तरह आपकी तेल है, इस पर जो सबसे बड़ा आपका इंपोर्ट का आइटम है वो तेल है, और तेल जो है ना वो बेस है फॉर एनी इंडस्ट्री, जिससे फिर जो है वो प्राइसेस बढ़ती हैं। अगर तेल की प्राइस बढ़ती है तो वो आगे ट्रिगर करता है और फिर इसका एक इफ़ेक्ट आता है ऑन एवरीथिंग एल्स। फूड आइटम्स है उससे बढ़ता है, तो एनर्जी फूड दोनों जो हैं वो हमारे डिपेंडेंस इंपोर्ट पे इतनी ज़्यादा है कि अगर इंटरनेशनल प्राइसेस जो हैं वो ऊपर नीचे होती हैं तो उसका डायरेक्ट इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट आता है। वी आर मैंने कई दफ़ा कहा भी है कि वी आर एंटरिंग इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इकोनॉमिक वर्ल्ड वॉर। किस लिहाज से, आप इसको मज़ीद एक्सप्लेन कर सकते हैं? आपने देखी इस पर जिस तरह पहले तो हमने देखा जब यूक्रेन और रशिया का पूरा मामला शुरू हुआ, किस तरह वर्ल्ड जो थी वो यूनिपोलर से थोड़ी थोड़ी सी सरकने लगी। जी। किस तरह चाइना का रोल जो है वो प्रोनाउंस हो गया इन द पॉलिटिकल सेटअप, किस तरह सऊदी अरेबिया ने टीथ दिखाया, किस तरह इंडिया ने अमेरिका को थोड़ा सा पुश बैक दिया कि वो रशिया से तेल लेंगे। तो ये सारी वो अमामिल थे जिसके बाद हमें ये नज़र आता है कि पॉलिटिकल जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है ना वो बड़े इवॉल्व करी, और अब तो आके एक और ही लेवल पे चला जी, गया। अब तो बस कि जहाँ पर जहाँ पहले एक फ्री ट्रेड की बात हुआ करती थी जिसके ऊपर बहुत सारी व्यूज़ हैं लोगों के, वो तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया ना। तो वी आर टॉकिंग अबाउट इंक्रीजिंग द टैरिफ्स, साइलोस क्रिएट हो रहे हैं। तो उसमें और जो है ना सिचुएशन वो इवॉल्व होगी ऑन अ वेरी डिफरेंट डायरेक्शन। तो इसका असर पाकिस्तान पर क्या होगा? इसका अगर वो टैरिफ्स ऊपर जाते हैं और पाकिस्तान फॉर एग्जांपल, अब देखिए मैं जिस तरह आपको कह रहा हूँ फर्स्ट इकोनॉमिक वर्ल्ड वॉर, तो ये मुझे ये लगता है कि ये सारे जो वो इकोनॉमिक वर्ल्ड वॉर जो है ना वो टैरिफ्स के थ्रू होगी जी। वो होगी फ्लो ऑफ। अब आपने देखा यूएसएआईडी बंद हो गया, आपने देखा यूके एड ने अपने आप को पुल बैक कर लिया, आपने देखा कि यूरोप स्पिल ओवर इफेक्ट होता है। एग्जैक्टली व्हाट अमेरिका डज हैज अ स्पिल ओवर इफेक्ट। एंड यूके ने फॉर एग्जांपल अपना डिफेंस बजट बढ़ा दिया, यूरोप बढ़ा रहा है। इंटरेस्टिंगली ना पहली भी दो जो इकोनॉमिक वर्ल्ड वॉर्स थी वो भी पहली दो जो वर्ल्ड वॉर्स थी वो भी यूरोप में लड़ी गई थी, और जो फर्स्ट इकोनॉमिक वर्ल्ड वॉर है वो भी आपको नज़र आएगा कि वो यूरोप में लड़ी जाएगी। अब उसका इफेक्ट हम पे डायरेक्टली कैसे आता है? सबसे बड़ी आपकी एक्सपोर्ट जो है वो यूरोप को है, और अगर यूरोप की अपनी कैपेसिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ होती है, यू विल हैव अ प्रॉब्लम एट हैंड। आपकी अगर इस तरह ही जो ऑयल प्राइसेस हैं वो बढ़नी शुरू हो जाती हैं बिकॉज ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट विच वी आर सीइंग राइट नाउ, द डिपेंडेंस ऑन। अब वो उन्होंने यूएस की इतनी बड़ी डिपेंडेंस है ऑन गैस फ्रॉम कनाडा कि अगर वो वहाँ पर टैरिफ बढ़ाते हैं तो दिस विल हैव अ रिपल इफेक्ट ऑफ द प्राइसिंग अक्रॉस द ग्लोब, एंड उसका इम्पैक्ट हम पे भी आ सकता है। सो लिहाजा हमें थोड़ा सा इस वक्त अपने आप को तैयार रखना पड़ेगा एक पॉसिबल एक शॉक के लिए कि वो आ सकता है हमारे रास्ते में, नॉट बिकॉज ऑफ आवर ओन डूइंग एज सच बट बिकॉज ऑफ द इंटरनेशनल सिनेरियो विच इज़ इवॉल्विंग। जी, सो आपने बहुत अच्छी बात की इस वक्त कि some problems are हमारी own doing and some problems are international, but when it comes to own doing, Pakistan is capable of ruining itself in some capacity, right? लेकिन आजकल even though we've been in economic flux for the last few years, economic stability के कुछ positive changes नज़र आ रहे हैं, right? So State Bank पाकिस्तान के मुताबिक they see GDP growth is between 2.5% to 3.5%. आपके नज़र में do you think this is sustainable? Are you positive? Are you looking forward to that number? Do you think it's possible? जी बिल्कुल पॉसिबल है मरियम, बल्कि द गुड न्यूज़ है कि ये 3.8 का जो एक हमारा थ्रेशोल्ड है जिसके ऊपर हम कहते हैं कि बूम एंड बस्ट साइकिल जो है वो आ जाती है। जब भी हम 3.8% से ऊपर जाते हैं तो एक क्राइसिस क्रिएट हो जाता है ऑन आर एक्सटर्नल। मैम पॉइंट जी, आप नाज़रीन को बता सकते हैं हमारा बूम एंड बस्ट साइकिल क्या है? जी एसेंशियली होता ये है कि हम स्टेबिलिटी आती है हमारे सिस्टम में, हम थोड़ा सा दो पैरों पे खड़े होते हैं और हम ज़रूरत से ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सटेंडिंग सब्सिडीज़, इन टर्म्स ऑफ गोइंग अग्रेसिवली विद द इम्पोर्ट्स, स्पेशली नॉन एसेंशियल इम्पोर्ट्स। हम जो है वो अच्छा जब स्टेबिलिटी आती है ना तो वो टाइम होता है कि जब आपको डिफ़िकल्ट इकोनॉमिक डिसीजन लेने पड़ते हैं।
हम बजाय वो इकोनॉमिक डिसीजन, डिफ़िकल्ट इकोनॉमिक डिसीजन, क्योंकि अब डिफ़िकल्ट इकोनॉमिक डिसीजन जो है ना वो पैलेटेबल हो जाते हैं फॉर पीपल इन जनरल। तो वो टाइम होता है जिस पर हमें वो इकोनॉमिक डिसीजन डिफ़िकल्ट लेने चाहिए, और हम हमेशा क्या करते हैं कि हम बजाय वो डिसीजन लेने के हम दूसरी डायरेक्शन में चलने लगते हैं कि जहाँ पर हम विक्ट्री डिक्लेयर कर देते हैं अहेड ऑफ टाइम, एंड देन उसके बाद हमारी कैपेसिटी इतनी नहीं होती टू सस्टेन दिस काइंड ऑफ ग्रोथ, बिकॉज हमारे पास एक्सपोर्ट साइड के ऊपर इतना सपोर्ट नहीं होती, रेमिटेंसेस साइड पे इतनी सपोर्ट नहीं होती, हमारे फिस्कल अकाउंट के अंदर चैलेंजेस होते हैं, तो उसकी वजह से हम दोबारा जो है वो क्राइसिस सिचुएशन में चले जाते हैं बिकॉज हम उसको सस्टेन नहीं कर पाते। पहले हम बात कर रहे थे बूम एंड बस्ट साइकिल के बारे में, उस पर आप मज़ीद फरमा सकते हैं? जी, मैं ये कह रहा था कि जो इस वक्त जो है वो जब आपने ग्रोथ की बात की तो वो हमने जो एक एस्टिमेट ये है कि 3.8% से ऊपर जब हम ग्रो करने जाते हैं तो हमारी इकोनॉमी ओवरहीट हो जाती है और वो सस्टेन नहीं कर पाती इस तरह की ग्रोथ, बिकॉज हमारे पास इतने डॉलर्स नहीं होते कि हम इंपोर्ट डिपेंडेंट हैं, और फिर वो दोबारा क्राइसिस आ जाता है। सो देयरफॉर अगर हम 3.5 के नीचे रहते हैं तो दिस इज़ वेरी मच मैनेजेबल। तो मैं तो ये तक कहूँगा कि 3.8 तक भी अगर हो जाता है तो बहुत मैनेजेबल है, मगर इस सिचुएशन को हमें कैपिटलाइज करना है टूवर्ड्स डूइंग दोज डिफिकल्ट डिसीजन विच वर लैकिंग बिहाइंड। और वो डिफिकल्ट डिसीजंस क्या हैं? सो इफ आई वर टू लिस्ट दोज डिसीजंस डाउन, एक लंबी लाइन होगी जी, बट मेरा ख्याल ये है कि अगर हम उसको, अगर आप कह दें, हाँ, मैं उसको अगर 3-4 हिस्सों में डिवाइड करूं तो स्टार्टिंग फ्रॉम, देखिए, एक तो जो एक्लीज हील कहते हैं ना वो ग्रीक ईडियम में, वो हमारी एक्लीज हील जो है ना वो है जो जहाँ जिसको हम उर्दू में कहते हैं विस की गांठ, जो प्रॉब्लम जहाँ से शुरू होता है वो हमारा फिस्कल अकाउंट है। जी, हम अगर अपना फिस्कल अकाउंट जो है वो मैनेज कर लेंगे और ठीक कर लेंगे, और फिस्कल अकाउंट का मतलब क्या है कि जो हमारे इंटरनल रिसोर्सेज अगर हमको मैनेज कर लेंगे तो हमारा एक्सटर्नल अकाउंट भी जो है वो भी अंडर कंट्रोल आ सकता है। हमारे इंटरनल जब अकाउंट की हम बात कर रहे हैं, फिस्कल अकाउंट की बात करते हैं, तो वहाँ जो प्राइमरी चीज़ हमारे सामने है वो टैक्सेशन का निज़ाम है। टैक्सेशन की जो हमारी पॉलिसी है मरियम, उसको होना चाहिए इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली, उसको ड्रिवन होना, शुड नॉट बी अ टूल टू extract money from the industry which is already paying taxes and delivering on the investments, बल्कि इनको ड्राइव करना चाहिए more investment particularly in the export sector, because this is where our problem lies. And if you look at the successes of East Asian countries, you will figure out that it was all export driven, and we need to do the same. तो वो क्या करते थे या उन्होंने क्या किया था और हम क्या कर रहे हैं इस वक्त? So 2-4-5 चीज़ें। एक तो ये कि आपका जो टैक्सेशन सिस्टम है वो आप उस पर तो मैं बाद में आता हूँ, जो टैरिफ्स हमने नीचे लेके आने, बट जो डायरेक्ट टैक्सेशन है ना वो जुडिशियस और इक्विटेबल होना चाहिए। आज 52% ऑफ आवर GDP में जो सेक्टर्स हैं वो मेरली 3% के करीब जो है वो टैक्स देते हैं, 2.6 टू बी प्रिसाइज। और वो सेक्टर्स आप नेम कर सकते हैं? जी, रियल स्टेट, एग्रीकल्चर, उनकी जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स बैंकिंग सेक्टर यानी डिपॉजिट्स की तरफ, वो तकरीबन 13% के पास है, आसपास है। यानी 52% ऑफ द इकोनॉमी, डिपॉजिट्स का 13%, टैक्स का 2.6%। दिस इज नॉट अ सस्टेनेबल मॉडल। Those sectors have to step up, those sectors have to get themselves documented, and those sectors then have to pay the due share of their taxation so that the other industries which are performing better. देखिए, पाकिस्तान का जो प्रॉब्लम है ना मरियम, वो कहाँ पर है? हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम जो है वो निहायत ही अनकम्पेटिटिव इंडस्ट्रीज़ में ऑपरेट करते हैं, और हम जो है वो हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत लो है। If you look at the productivity number of the rest of the world, we are probably at the bottom of at somewhere. ये बड़ा एक अमल जो है ना बड़ा तशवीशनाक है। उसको बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी ये है कि सब जो सेक्टर्स हैं, जो कंपेटिटिव सेक्टर्स हैं, आप उनको और रिलीफ दें और उनको अलाउ करें कि वो बेहतर परफॉर्म कर सके, उन पर टैक्स ज़्यादा इम्पोज ना कर दें, और टैक्स जो है ना वो रीजनेबल लेवल पे होना चाहिए, और आप सबसे टैक्स बराबर लें। तो एक तो ये बहुत, और डायरेक्ट टैक्सेशन में ठीक है। दूसरा जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट अमर है, जिसपे बाकी जो ईस्ट एशियन कंट्रीज़ की आप बात कर रही थी,
उन्होंने जो सक्सेसेस दिखाए, उन्होंने अपने टैरिफ्स को नीचे लेके आए। आज पाकिस्तान का जो टैरिफ है वो दुनिया में वन ऑफ द हाईएस्ट है, स्पेशली इन आर कम्पीटिंग इकोनॉमीज़ जिनसे हम एक्सपोर्ट सेक्टर में कम्पीट करते हैं। हमारा जो एवरेज टैरिफ है वो 19.56% है, एंड दैट इज really needed to be brought down. Can you compare that to other countries? So for example, Bangladesh is somewhere close to 11-12%. Vietnam is probably 9%, and in those ranges. तो इसकी वजह क्या है हम 19% पर? Because हमने जो है वो कस्टम ड्यूटी को एक रेवेन्यू जनरेटिंग टूल बना लिया है, नॉट एज अ टूल कि हम जो कंपेरेटिव इंडस्ट्रीज है उसको प्रमोट करें और ऐसी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट ना करें लोकली कि जो कंपेटिटिव नहीं है इंटरनेशनली, देयरफॉर हैव अ डायरेक्ट स्पिल ओवर इफेक्ट ऑन योर एक्सपोर्ट्स। आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ दिस टैरिफ्स। बहुत सारी इंडस्ट्री आपकी ऐसी है कि अगर टैरिफ नीचे होता तो वो इनोवेशन उसमें ज़्यादा आती, उसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती, और आज आप ग्लोबल लेवल पे कंपेरेटिव होते उसमें। That's a great point. आप एक सेक्टर नेम कर सकते हैं जो इस वक्त अगर आप देखेंगे से that's an uncompetitive sector that shouldn't exist. We have multiple issues. अब आपका आपने उस पर प्रोग्राम भी किया, सबसे बड़ा तो आपका ऑटो है, गाड़ियों का सेक्टर है जी। सो वो टैरिफ आप जितना हाई रखेंगे, आपने इतना हाई टैरिफ रखे हुए हैं कि उनको प्रोटेक्शन मिली हुई है, दे ऑपरेट। अच्छा, उसकी वजह से वो उन्होंने अपनी प्राइस भी ऊपर रखी हुई है, जिस प्राइस पे उसकी वजह से उन्होंने डिलीशन भी उतना नहीं किया। अब ये बड़ा वो नाराज़ होते हैं जब मैं ये बात करता हूँ कि जी वो डिलीशन उतना नहीं किया जितना करना चाहिए था, उसके वो अपने रीजंस देते हैं, व्हाटएवर रीजंस में। उनके कंप्लेंट है कि गवर्नमरियम की काफ़ी इनकंसिस्टेंट पॉलिसी है व्हिच दे हैव टू रियली हैव टू स्ट्रगल विद एज अ सेक्टर। वो खाली नहीं है इसमें, अब सबसे ज़्यादा जो इनकंसिस्टेंट पॉलिसी तो मरीम बैंकिंग इंडस्ट्री के साथ है। हमारे टैक्सेशन जो है वो 54% हो गया और उस पर भी कोई ना कोई हमें सरप्राइजेस मिलते रहते हैं। अभी वो विंडफॉल टैक्स के ऊपर भी हमने भी पैसे दिए। सो ये तो पाकिस्तान में ऑपरेट करने के अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली इन एनी इमर्जिंग इकोनॉमी ये उसकी कुछ ऐसे ये तो उसकी। अच्छा, इसी वजह से आपका जो है ना वो प्रॉफिट मार्जिन भी थ्रेटिकली बेहतर होता है देन द रेस्ट। एक और जो इन्फ्लेशन में बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट आपका है ना, वो आपकी कंसिस्टेंसी ऑफ योर एक्सचेंज रेट है। हमारा जो सबसे बड़ा फैक्टर है ऑफ इन्फ्लेशन वो एक्सचेंज रेट का एलिमेंट है। जहाँ एक्सचेंज रेट, और बिकॉज हम इम्पोर्ट डिपेंडेंट हैं, वो एक्सचेंज रेट हैज़ बीन अंडर कंट्रोल। सो मुझे काफ़ी इस बात पे उम्मीद है कि एक्सचेंज रेट हमारा, ऑल दो हमारी इंपोर्ट्स एकदम से बढ़ी हैं और 22 मंथ में सबसे ज़्यादा इंपोर्ट हुई है जनवरी के अंदर 5.5 बिलियन, जो $6 बिलियन हुई थी इन अगस्त 2023 गालिबन। तो वो ज़रा थोड़ा सा हमें वो एक रिस्क है। बट सर ये ऑब्सेशन पाकिस्तान में विद कीपिंग द एक्सचेंज रेट एट अ पर्टिकुलर स्टेबल रेंज, आपके ख्याल में हैज़ नॉट बीन डेट्रिमेंटल? अच्छा देखिए, मेरा इस पे बड़ा आपने बहुत ही मरियम ख़तरनाक सवाल छेड़ दिया है, मैं उसके ऊपर अभी आता हूँ। मैं ज़रा पहले वो वाला बात कंप्लीट कर लूँ जो 3 चीज़ें आपने की थी। टैक्सेशन में डायरेक्ट टैक्सेशन, टैरिफ्स, नंबर 2 आपकी जो सब्सिडीज़ होनी चाहिए वो टारगेटेड होनी चाहिए और वो टाइम बाउंड होनी चाहिए, सो दैट वील बी एबल टू सी द रियल बेनिफिट्स ऑफ दोज। सब्सिडीज़ होनी चाहिए, कोई इसमें शक नहीं है, मगर दे नीड टू बी टाइम बाउंड एंड एंड टारगेटेड। जहाँ आप वो टारगेट से हटते हैं then you really needed to have your regulators independent, and where the regulators doesn't exist, the regulators need to be established. आपके वर्ड्स में ख़तरनाक सवाल पूछा था about the exchange rate. आप बता सकते हैं कि पाकिस्तानीज़ और ख़ास तौर पे एक जो हमारे एक मशहूर पाकिस्तानी previous finance minister हैं, वो why are they so obsessed with the exchange rate, and can you please explain why this is detrimental? For instance, the view that we take is it's slightly detrimental. देखिए, मैं आपको बताऊँ, ये एक पर्सन पर से को सिंगल आउट करना ज़रा थोड़ा सा इसमें ज़्यादती हो जाएगी, क्योंकि मेरे ख्याल से हम एज अ कौम, महसूल कौम जिसको हम उर्दू में कहते हैं, वो काफ़ी ऑब्सेस्ड हैं एक्सचेंज रेट के साथ। हमारे बहुत सारे इकोनॉमिस्ट दोस्त हैं जो ज़रूरत से ज़्यादा दूसरी डायरेक्शन में चले जाते हैं। तो देखिए, मेरा इस पर पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा क्लियर है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ना हमें उस एक्सट्रीम पे जाना है कि जहाँ पर हमें अननेसेसरीली अपने एक्सचेंज रेट को डिफेंड करना है, और ना हमने फ्री फ्लोट छोड़ देना है। और फ्री फ्लोट ना छोड़ने की वजह क्या है?
बिकॉज हमारे पास कुछ अभी वीकनेसेस एग्जिस्ट करते हैं, एंड वो वीकनेसेस जो है ना वो एग्जिबिट हो जाते हैं जब आप एक्सचेंज रेट छोड़ देते हैं। फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन का जो जो रियल रीज़न है, जो कोर रीज़न है, वो एक्सचेंज रेट है, जो मैंने भी पहले भी आपसे कहा। लिहाजा आपको एक्सचेंज रेट को फॉर द लार्जर बेनिफिट ऑफ आवर पीपल एक रेंज में बाउंड करना पड़ेगा। और मेरा उस पर पॉइंट ऑफ व्यू ये रहा है कि देखिए, एक तो एक्सचेंज रेट जो है ना या मॉनेटरी पॉलिसी जो है ना, ये पेरिफेरी टूल्स हैं, दे आर नॉट द मेन टूल्स फॉर सस्टेनेबल इकोनॉमिक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जिनको हम कहते हैं। जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात हम करते हैं ना, वो आपके फिस्कल अकाउंट में। तो अनटिल अनलेस आप अपने मेजर्स जो है फिस्कल अकाउंट में नहीं ले रहे, आइसोलेशन में अगर आप इन दो टूल्स को यूज़ करेंगे ना, तो उसका नुकसान ज़्यादा होगा, फ़ायदा कम होगा। लिहाजा मेरा इस पर पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हम अब उसके बारे में बहुत डिबेट है कि जी वो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट का जो एक मेजर है वो कितना इफेक्टिव है, नहीं है, सही है, क्या है। मैं मरीम आपका ये प्रोग्राम की एडवांटेज लेते हुए, क्योंकि आपकी ऑडियंस ही समझती है बात को, मैं ये भी एक्सप्लेन कर दूंगा कि रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है क्या। रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट जो है ना, वो इस चीज़ को डिटर्मिन करता है कि जो आपके पार्टनर्स हैं जिनके साथ आप ट्रेड कर रहे हैं, उनका इन्फ्लेशन कहाँ है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कहाँ है, और आपका इन्फ्लेशन और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कहाँ है, और उस हिसाब से आपका एक्सचेंज रेट कहाँ होना चाहिए और वो कितना कंपेटिटिव है। तो जब आप कहते हैं कि 100% पे है, वो 100 पे है, तो इसका मतलब ये है कि वो बिल्कुल इन लाइन विद वेयर इट इज़ सपोज टू बी। अगर वो बढ़ जाता है उससे ऊपर, तो आपने अपनी करेंसी को ओवर वैल्यू किया हुआ है, जब वो नीचे चला जाता है तो वो अंडर वैल्यू हो जाता है। तो ना हमने ओवर वैल्यू करना है, ना हमने अंडर वैल्यू करना है, हमने करेंसी को एक रेंज बाउंड करना है RER के साथ, जो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट होता है। मेरा सो पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि लेट्स से हम 97.5% से लेकर उसको 102.5% के दरमियान जो है, जो भी हमें मेजर्स लेने पड़े टू कीप दिस विद इन दैट रेंज, हम वो ज़रूर लें। अगर हमें डॉलर ख़रीदने हैं या डाल लें मार्केट में, तो हम ज़रूर करेंगे, क्योंकि उसका नुकसान ज़्यादा है, फ़ायदा कम है दोनों एक्सट्रीम पे जाने का। मगर अगर आप फिस्कल अकाउंट को एड्रेस नहीं करेंगे मरियम, तो ये भी जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी डेट्रीमेंटल हो जाएगा इन मीडियम टू लॉन्ग टर्म। देयरफॉर आप ज़रूर डिफेंड करें, आप ज़रूर करेंसी को एक रेंज बाउंड रखें, मगर आपको साथ साथ वो मेजर्स लेने पड़ेंगे, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो अभी हमने बात की, चाहे वो इम्पोर्ट टैरिफ हो, चाहे वो डायरेक्ट टैक्सेशन हो, चाहे वो, बाय द वे मेरा एक और बड़ा फेवरेट टॉपिक है कि जो PSDP है, दिस शुड बी डन अंडर प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप फ्रेमवर्क। वो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप का फ्रेमवर्क हमें स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। हमें जो 3-4 चीज़ें हमने अभी डिस्कस की, उन सबको हम, वी शुड नॉट लूज द आई on the ball as far as these things are concerned. Sir, thank you so much for your insight on this. I want to now touch upon another topic, which is circular debt. क्या हम जी बड़ा टॉपिकल आपने उस पर हम एक पूरा एपिसोड भी कर सकते हैं, लेकिन as much as possible within this episode उस पर आप हमारे नाज़रीन को बता सकते हैं ये है क्या, ये पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा प्रॉब्लम क्यों है, और आपकी नज़र में what is the best way to resolve it. Now obviously that's a lot, but as much as possible. तो पूरा प्रोग्राम कर जी exactly, तो पूरा सीजन इस पर कर सकते हैं। वेरी क्विकली, ऑब्वियसली जो सर्कुलर डेट है वो गैप है जो जिस प्राइस पे कंज्यूमर आपको, जो आपके पास कलेक्शन हो रही है और किस प्राइस पे आप जो है बिजली जो है, या गैस में भी ये मामला है, बट मैं अभी बिजली क्योंकि ज़्यादा उर्फ़ आम में लोगों को पता है, तो मैं बिजली के कॉन्टेक्स्ट में इसमें बात कर लूँगा कि जितने पे आप बिजली जनरेट कर रहे हैं और जितने पे आप बेच रहे हैं या जितने पे आप कलेक्ट कर पा रहे हैं कैश, उसका जो फ़र्क है उसको सर्कुलर डेट कहते हैं। आज वो नंबर जो है वो तकरीबन 2.4 ट्रिलियन के ऊपर खड़ा हुआ है। उसके अंदर कुछ जो है वो पेनल्टीज़ हैं, उसमें कुछ जो है वो कुछ फंडेड है, कुछ नॉन फंडेड है बाय द वे। तो ये जो तकरीबन समझिए कि 1.3 ट्रिलियन जो है वो फंडेड है, रिमेनिंग जो है वो अनफंडेड है। अनफंडेड से मेरा मतलब ये है कि एक्चुअली गवर्नमेंट ने अपने पास से पैसे दिए हुए हैं, बाकी में पैसे नहीं दिए हुए हैं, मगर उसकी एक लाइबिलिटी खड़ी होती जा रही है। उसके लिए गवर्नमेंट ने एक अपना प्लान बनाया है, इसमें 1.1 ट्रिलियन तो वो डिफरेंट IPP से बात करके रिजॉल्व कर रहे हैं, वो इंशाल्लाह ताला, क्योंकि नॉन टैक्स है तो वो वैसे ही रिजॉल्व हो जाएगा। जो 1.3 ट्रिलियन है उसके दो हिस्से हैं। एक हिस्सा जो है तकरीबन 683 बिलियन के आसपास है, जो उन्होंने बैंकों से बोरो किया हुआ है ऑलरेडी,
और दूसरा जो है वो हिस्सा वो है कि जो आज फंडिंग नहीं हुई हुई, गवर्नमेंट ने इनडायरेक्टली फंडिंग की हुई है उसकी, मगर डायरेक्ट फंडिंग नहीं हुई हुई। अब गवर्नमेंट ये चाहती है, और बहुत अच्छा मूव है, कि हम उसकी डायरेक्ट फंडिंग कर लें। और डायरेक्ट फंडिंग इस तरह करें कि हम बैंकों से पैसे ले लें, मगर एक आपने अपने बिल में देखा होगा एक डेट सर्विस सरचार्ज लगता है, वो गालिबन नेट है शायद 2.83 रुपये पर यूनिट और समथिंग, कुछ इस तरह का वो अमाउंट है। वो गवर्नमेंट ये चाहती है कि वो फिस्कल डिसिप्लिन अपना और बेहतर करें। जिस तरह मैं आपसे कह रहा था कि उन्होंने पहले भी बड़ा अच्छा काम किया कि जो एडिशनल उनके पास रिसोर्सेज आकर उन्होंने डेट रिड्यूस कर दिया, जिसका इन्फ्लेशन पे भी इम्पैक्ट आया, एक्सचेंज रेट और ये। उस तरह वो यही चाहते हैं कि जो वो डेट्स सर्विस सच एज DSS कहते हैं, उसको वो यूज़ करें टुवर्ड्स द रिडक्शन ऑफ डेट, ये ऑफ द सर्कुलर डेट। तो सर्कुलर डेट के दो हिस्से, एक फ्लो का पीस है और एक पीस है स्टॉक का। जो ये मैं जो अभी आपको बता रहा हूँ ये तो स्टॉक का पीस है। एक फ्लो का पीस भी है, कोई 11 अरब के आसपास है, जो कंटिन्यूसली रहता है। उसको एड्रेस करने के लिए बिल्कुल डिफरेंट रीजंस चाहिए, वो भी मैं आपसे अभी डिस्कस करता हूँ, मगर मैं पहले स्टॉक को ज़रा कैटर कर लूँ कि ये बिल्कुल टॉपिकल है, इट्स फ्रेश फ्रॉम द अवन। कल ही हमारी निगोसिएशंस पे कंप्लीट हुई, तो मुझे ज़रा इंसाइट उस पर ज़्यादा है। सो उस पर हम जो एडिशनल पैसे गवर्नमेंट को देंगे, उस पर कोई गवर्नमेंट की गारंटी नहीं होगी, और उसका रीपेमेंट जो है वो डेट सर्विस सरचार्ज के थ्रू गवर्नमेंट करेगी ओवर द नेक्स्ट 6 ईयर का एस्टिमेट है। हमारा ख्याल ये कि अगर इंटरेस्ट रेट नीचे आ गए तो हम इसको शायद 4 से 6 साल के दरमियान ही उतार सकें। नाउ दिस विल बी अ बिग अचीवमेंट ऑन द पास्ट, बिकॉज उन्होंने अपना ये आज होता क्या है, होता ये है कि ये DSS का जो पैसा जमा होता है ना, वो गवर्नमेंट के सिस्टम में कहीं चला जाता है, और वो सिस्टम से कहीं घूम फिर के कहीं और चला जाता है, और गवर्नमेंट फिर भी बोरो करती है किसी और अकाउंट के अंदर। अब आपने उसको टारगेटेड तरीके से इसी पर्पज़ के लिए यूज़ कर लिया जिस पर्पज़ के लिए वो लगाया गया था। और गवर्नमेंट का ये इरादा भी है, जो उन्होंने हमसे कल शेयर किया, कि जब 4 से 6 साल में ये ख़त्म हो जाएगा तो ये डेट सर्विस सरचार्ज को भी ख़त्म कर देंगे। ये ख़त्म हो जाएगा जी, ऑल टुगेदर ख़त्म कर देंगे। अच्छा। तो एक तो ये सिर्फ रीस्ट्रक्चर करने से एग्जिस्टिंग फैसिलिटी जो 683 बिलियन है, और एडिशनल पैसे लेने से टैरिफ रिडक्शन होगी, प्लस 4 साल जितना जल्दी ये कम होगा उतनी जल्दी ये डेट सर्विस सरचार्ज ख़त्म हो जाएगा, और आपकी मजीद जो है ना वो टैरिफ्स नीचे आएंगे। मेरे ख्याल से ये बहुत ही प्रूडेंट और बहुत ही स्मार्ट पॉलिसी है, एंड होल हार्टेडली द बैंकिंग इंडस्ट्री इज सपोर्टिंग इट। जो फ्लो वाला मामला है ना, वो ज़रा थोड़ा दीगर मामला है। उसके दो हिस्से, एक ये है कि जहाँ हमने प्राइस बढ़ा के अपनी जहाँ पर हमने और टारगेटेड सब्सिडी जो है उसकी तरफ हमने गए हैं, जहाँ प्राइसेस बढ़ाई है, करने की ज़रूरत थी, वो हमने मैनेज किया, गवर्नमेंट ने मैनेज किया। और दूसरी तरफ जो कलेक्शन का मामला था उसको मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है। कलेक्शन के मामला में एक तो इन्फोर्समेंट का मामला है, और जिसके लिए बड़ा सीरियस किस्म का पॉलिटिकल रिजॉल्व चाहिए, और दूसरा मामला जो है वो है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर की इम्प्रूवमेंट, क्योंकि वो लीकेज, वो कलेक्शन जो कम आ रही है ना, उसमें ज़ाया बहुत हो रहा है डिस्ट्रीब्यूशन के मामले अच्छा। में। हमने जो है वो जनरेशन पे तो बहुत पैसे लगाए हैं, लेकिन हमने डिस्ट्रीब्यूशन को भी इग्नोर कर दिया, और गवर्नमेंट के पास क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं तो वो उधर ज़्यादा पैसा चला गया, यहाँ कम हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन का इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करने की ज़रूरत है, डिस्ट्रीब्यूशन की कलेक्शन इन्फोर्समेंट की ज़रूरत है, और जो डिस्कोस हैं उसके अंदर एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस को बेहतर करने की ज़रूरत है, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने कुछ काम तो किया है, लेकिन वो प्राइवेटाइजेशन, और प्राइवेटाइजेशन इन माय पर्सनल ओपिनियन थ्रू अ कंसेशन will be a better idea, because that will promote more competition than allowing a private sector monopoly, a risk of private sector monopoly. तो इस पर कोई बातचीत हो रही है? जी बिल्कुल हो रही है। अच्छा, बिल्कुल हो रही है। मेरी उस पर कुछ डिस्कशंस हुई भी हैं, बिकॉज मेरी एक हैड जो है वो एज OGDCL चेयरमैन भी है, तो वहाँ पर मैं उस टास्क फोर्स के साथ काफ़ी क्लोजली काम करता रहता हूँ, मोहम्मद अली गुलाम मोहम्मद साहब के साथ। तो वहाँ पर हमारी डिस्कशन उस पर भी हुई है, और अब इसके बाद इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि किस तरह हमने गैस का जो सर्कुलर डेट है और गैस में जो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, गैस में जो है वो एक और एलिमेंट है, वहाँ पर फॉर एग्जांपल ENP सेक्टर में रेगुलेटर एग्जिस्ट ही नहीं करता, जो अपस्ट्रीम इंडस्ट्री है, जो OGDCL ऑफ द वर्ल्ड है, तो वहाँ एक रेगुलेटर की बड़ी अशद ज़रूरत है। और देखिए ये जो आपका पावर का भी सर्कुलर डेट का मामला है, उसके रेजोल्यूशन जो है वो रेस्ट करती है इस फैक्ट के अंदर कि कितना आप डोमेस्टिकली अपनी रिसोर्सेज जनरेट कर सकते हैं।
यू हैव टू मूव टूवर्ड्स ग्रीन। अब जब वो ग्रीन, आप सिर्फ ग्रीन की वजह से नहीं जा रहे कि वो इन्वायरमेंट को बेहतर करेगा, अब इस वक्त तो उसकी इकोनॉमिक रीजंस बन गए हैं, बिकॉज सोलर और विंड जो है वो ज़्यादा फीजिबल है देन द फॉसिल फ्यूल। क्या वो उस नौबत पर आ गए कि दे कैन नाउ बी डन एट मैस स्केल इन पाकिस्तान? सो उसका देखिए, वो जो बेस लोड का मामला होता है वो ज़रूर अपनी जगह पे रहता है, मगर उस वो एट सम पॉइंट इन टाइम हमें आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह हम चल रहे हैं वहाँ जाना तो पड़ेगा, क्योंकि अब उसकी इकोनॉमिक रीजंस बन गए। पहले तो वो शायद लग्जरी था, एनवायरनमेंट को बेहतर करने के लिए था, बट उसके इकोनॉमिक रीजंस बन गए बिकॉज अब जो है आपका सोलर जो है वो इज़ मच चीपर देन फॉसिल फ्यूल, इज़ मच चीपर। आपकी LNG जो है RLNG वो तकरीबन 11-12 सेंट के ऊपर आपके पास आती है, जिसकी वजह से आपका जो तकरीबन जनरेट होता है वो 6.5-7 सेंट के आसपास होता है पावर की प्राइस। आपका सोलर जो है वो 3.5-4 सेंट के आसपास आ गया। तो उसकी वजह से क्लियर कट कंपल्शन है कि हमें मूव करना है उस डायरेक्शन के अंदर, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे इंडिजिनस रिसोर्सेज जो है हम उनको एक्सप्लोर करें, एक्सप्लॉइट करें। मुझे आपसे बात करनी थी अबाउट अ पर्टिकुलर स्टेटिस्टिक व्हिच इज़ दैट वर्ल्ड बैंक के ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स के मुताबिक हम पाकिस्तान इज़ एट 108th। तो इसकी वजह क्या है, एंड हम एक ज़्यादा कंड्यूसिव बिजनेस एनवायरनमेंट कैसे और कब बनेंगे? मरियम, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, और मैं आपके प्रोग्राम का एडवांटेज लेते हुए एक और चीज़ सजेस्ट करूँगा आपके ऑडियंस को, कि ज़रूर जो है वो एक डॉक्यूमेंट है जो प्राइम मिनिस्टर की सरबराही में हमने बनाया है। इट्स कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशनल इम्प्लीमेंटेशन प्लान। ये उड़ान पाकिस्तान जो ब्रॉडर कॉन्टोर्स उसके हैं उसके अंदर ये बना है, बट ये बहुत स्पेसिफिक है ऑफ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू बी डन। For example, to bring the tariffs down. For example, to bring the direct taxation improved. For example, ease of doing business. उसमें एक पूरा सेक्शन है of how we need to work on that ease of doing business. For example, वो उसके अंदर हमने ये भी डिस्कशन किया है कि कौन कौन से मेजर्स हमें लेने की ज़रूरत है। जिस तरह वो आसान कारोबार 2024 का लॉ आया हुआ है उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। उस तरह ही जो हमारी रेगुलेटरी जो हर्डल्स हैं उसको हमें कम करना है, और टैक्सेशन की कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट को 50% से कम करना है। इसी तरह ही हमने उसके अंदर और बहुत सारे ऐसे मेजर्स डाले हैं कि जो हमारे ख्याल से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। मैं उस कमेटी का हिस्सा था जिसने ये प्रॉपर डॉक्यूमेंट बनाया कि बहुत सारे जिससे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो बेहतर होगी। सो जितनी हम जो रेगुलेटरी और जो कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको रैशनलाइज करेंगे, उतना ही ज़्यादा बेहतर तरीके से, और स्पेशली कस्टम की रिक्वायरमेंट्स कम करेंगे, उतना ही ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट आपको नज़र आएगा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर। मगर मेरा इसमें पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो ये है कि ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं ये एक रेगुलेटर की होनी चाहिए, और रेगुलेटर का जो प्राइमरी रोल है वो ये है कि लेवल प्लेइंग फील्ड सबको अलाउ करे। हमारे यहाँ आज एक्सेप्ट फॉर वन रेगुलेटर विच इज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, द अदर रेगुलेटर्स डू नॉट हैव इनफ इंडिपेंडेंस, दे डू नॉट हैव इनफ बैंक स्ट्रेंथ, दे डोंट हैव फायर पावर इनफ कि वो एक इस तरह का एनवायरनमेंट अपनी रिस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज में क्रिएट कर सके कि जहाँ पर एक लेवल प्लेइंग फील्ड So if क्रिएट I'm हो। hearing you correct, आपके ख्याल में to do ease of doing business will improve with increased powers of regulator? नहीं, अब ये देखें, ये बड़ी एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि अगर आप रेगुलेटर की बात करते हैं तो क्या आप बात ये कर रहे हैं कि रेगुलेटरी the primary objective of the regulator is to make sure that there is level playing field. Got it. एंड उसके लिए क्या आपको रेगुलेटरी मेजर्स करने हैं, आप वो करें। जहां आप एक्सेसिव रेगुलेटरी मेजर्स करने के लिए जाएंगे, इट विल बिकम मोर डेट्रीमेंटल टू द इकोनॉमी, टू द इनोवेशन, एंड इनोवेशन इज द नेम ऑफ द गेम। सो देयरफॉर द रेगुलेटर मस्ट मेक श्योर that there has to be level playing field with only objective of making sure that your regulatory requirements are driven in one direction only, where it will not
it will not discourage investment and it will protect the interest of the consumers. तो ये एक मिसनॉर्मर है जब हम कहते हैं कि मैं उस रेगुलेटर को इस कॉन्टेक्स्ट में देख रहा हूँ, और आपके सवाल के जवाब में अगर एक अच्छा प्रोग्रेसिव एम्पावर्ड रेगुलेटर होगा तो ये मेक श्योर करेगा कि पॉलिसीज़ ऐसी हों कि उसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आए, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस वहाँ पर होगा बेहतर। देखिए एक वन स्टॉप शॉप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम बातें तो करते हैं मगर वो वन स्टॉप शॉप आपको अगर मिल सकती है कहीं से तो वो एक रेगुलेटर के पास से मिल सकती है। रेगुलेटर का एक और एडवांटेज ये होता है कि रेगुलेटर जो है वो बिज़नेस को बहुत अच्छी तरह खुद समझता है, तो वो अप्रिशिएट भी कर सकता है कि जो इन्वेस्टमेंट आ रही है मुझे उसको कैसे हार्नेस करना है, किस डायरेक्शन में लेके जाना है, किस किस्म की इन्वेस्टमेंट हमारे पास आनी चाहिए। आई डोंट थिंक कि वो इतनी कोऑर्डिनेशन आज एग्जिस्ट करती है, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली आपका जो रेगुलेटर्स हैं वो काफ़ी इस वक्त उनको स्ट्रेंथन करने की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा है। अभी हम बात कर रहे थे ऑब्वियसली पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में। When people talk about Pakistan's future, they talk about our youth. इस वक्त हमारे एक स्टैट के मुताबिक हमारी जो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है वो है 11%। आप कुछ बात कर सकते हैं? I want to end sort of this segment on a slightly positive note. आपके ख्याल में what are some opportunities in this space? What are you most concerned about when it comes to Pakistan's youth vis-a-vis our economy? And what are you the most optimistic about? देखिए मरियम, मैंने आपसे काफ़ी अपनी सारी थेरीज डिस्कस की हैं। एक और वो अभी मेरा आर्टिकल भी उस पर आ रहा है, दिस इज़ द फाउंटेन हेड एंड पॉन्ड एनालॉजी, वेयर अगर वो टैक्सेशन आपका नहीं होता तो आपका जो पॉन्ड है वो खाली रहता है, विच मीन्स कि ना बैंक लैंड कर सकती है, ना ट्रेड हो सकती है, ना कुछ हो सकती है। तो वो फाउंटेन हेड जो हमने पहले डिस्कस कर लिया, इस तरह ही मैंने और भी आपसे 2-4 चीज़ें डिस्कस की, एक्सचेंज के बारे में थ्योरी डिस्कस की। मेरा ये भी बड़ा एक इस बात पे पक्का ईमान है मेरा कि अगर सोसाइटीज़ अपने आप को, और मेरा उस पर आर्टिकल भी है चार्टर ऑफ सोसाइटी के नाम से, अगर सोसाइटीज़ आपस में इकट्ठी हो जाए ना और उनकी प्रायोरिटीज़ ठीक हो जाएं तो देन थिंग्स स्टार्ट्स मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। मेरे ख्याल से इस वक्त जो है वो हमारी जो सिविल सोसाइटी है और जो सारी कम्युनिटी है, पूरी की पूरी नेशन है ना, उसको अब बहुत ज़्यादा अंदाज़ा हो गया है कि हमारे कौन कौन से ऐसे इकोनॉमिक इल्स हैं जिनको हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है। और अगर हम उसकी वजह से होता क्या है कि जो डिफ़िकल्ट डिसीजन होते हैं ना वो भी पैलेटेबल हो जाते हैं। सो मुझे ये लगता है कि द सिचुएशन इज़ राइट नाउ कि ये सब चीज़ें जो है ना, ये चार्टर ऑफ सोसाइटी क्योंकि हमारा इन अ वे हुआ है, तो मुझे लगता ये है कि ये हम अगर डिफ़िकल्ट डिसीजन लेंगे भी तो लोगों को एक्सेप्टेबल होगा। इन द लार्जेस्ट स्कीम ऑफ थिंग्स आई सी थिंग्स मूविंग इन द राइट डायरेक्शन बिकॉज ऑफ दिस होल सोसाइटी कमिंग टुगेदर एंड सेइंग नाउ वी हैव टू डू दिस एंड डू इट इन द राइट डायरेक्शन। और इसमें यूथ का क्या रोल है? अब देखिए वो बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन होती है। लोग ये कहते हैं कि जी वो आप देखें बांग्लादेश में क्या हुआ, आप देखें श्रीलंका में क्या हुआ, फॉरेन एग्जांपल्स कोट की जाती है। मेरी उस पर टेक बड़ी डिफरेंट है। मेरी टेक उस पर ये है कि हमारे यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट, एंड दिस इज़ नॉट बाय डिज़ाइन एज सच, हम उसको अगर डिज़ाइन में ले आएंगे ना तो हमारी सिचुएशन बहुत डिफरेंट हो जाएगी विद द यूथ। हमारे यहाँ ये क्यों नहीं होता सब कुछ? इसलिए नहीं होता बिकॉज उसके और भी बड़े सोशल रीजंस हैं और एथनिक रीजंस हैं, वो मैं उस पर नहीं जा रहा। बट जो एक रीज़न मुझे सबसे ज़्यादा प्रोनाउंस नज़र आता है वो ये है कि हमारे यहाँ बहुत जल्दी बच्चे जो हैं वो स्किल गेन कर लेते हैं इनफॉर्मल तरीके से। कोई साइकिल शॉप पे बैठा हुआ है, कोई करियाना स्टोर पे बैठा हुआ है, वो स्किल एक डेवलपमेंट का एक हमारे पास इनहेरेंट मैकेनिज्म मौजूद है। अच्छा, उसका एक साइड इफ़ेक्ट भी है कि वो एजुकेशन लेवल जो है ना वो उस हिसाब से कम है। वो एजुकेशन लेवल श्रीलंका में और बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा, तो वो उनका अवेयरनेस जो है वो हमारे किसी और लेवल पे है, प्लस स्किल उनके पास लैकिंग है बिकॉज वो जिस स्ट्राटा में ऑपरेट कर रहे हैं, जिस एक्सपोजर के साथ ऑपरेट कर रहे हैं, वहाँ स्किल उनके पास नहीं है, जॉब्स कम हैं और एक्सपोजर ज़्यादा है। इट्स अ रेसिपी फॉर अ पोटेंशियल रेवोल्यूशन। इन आवर केस स्किल सेट की वजह से मुझे ये लगता है कि हमारी यूथ जो है ना वो बहुत ज़्यादा फोकस रहती है इस मामले के ऊपर कि वो अगर हम वो स्किल्स वाला पूरा मामला जो है उसको ज़्यादा फॉर्मलाइज कर लें और हम उनको डायरेक्ट अच्छी स्किल्स की तरफ
जो रिक्वायरमेंट ऑफ द स्किल है बाय द कंट्री एंड बाय आउटसाइड वर्ल्ड, अगर हम उस डायरेक्शन में उनको लेके चले जाएं इन with the engagement of the private sector, because private sector is the main taker of it, and also जो आज स्किल की डेवलपमेंट में गवर्नमेंट की बहुत बड़ी सपोर्ट आती है, उस पर एक अकाउंटेबिलिटी का एलिमेंट आ जाए। मैं आपके प्रोग्राम से ये भी एडवांटेज ले लेता हूँ आपको बताने में कि हम पाकिस्तान का पहला जो है वो स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड जो है उसके ऊपर काम कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ, और उसके अंदर हम ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट से हमने काफ़ी उस पर सीख की है गाइडेंस, वो भी हमें उसमें काफ़ी रहनुमाई दे रहे हैं। वो एक पाथ ब्रेकिंग मूवमेंट होगा, बिकॉज उसके अंदर एक अकाउंटेबिलिटी का एलिमेंट है, प्लस प्राइवेट सेक्टर की एक बाय डिफ़ॉल्ट इंगेजमेंट है ऑफ टेक के लिए भी और फंडिंग के लिए भी। सो गवर्नमेंट की स्किल की फंडिंग की रिक्वायरमेंट कम होगी, अकाउंटेबिलिटी का एलिमेंट बढ़ेगा। यानी कि अकाउंटेबिलिटी से मतलब ये है कि जो आपने स्किल के लिए पैसे दिए हैं उस पर एक आउटकम होगा गारंटीड कि जी इतने लोग जो निकलेंगे वो इतने लोग जॉब पे लगेंगे तो आपको इतने पैसे मिलेंगे, वरना ये नहीं मिलेंगे। वो एक मैकेनिज्म हम स्किल डेवलपमेंट में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर वो हो गया इंशाल्लाह ताला तो मुझे बड़ी उम्मीद ये है कि वो फिर हम रेप्लिकेट कर पाएंगे इन एजुकेशन एंड हेल्थ एज वेल। तो ये जितने सेक्टर हैं उसमें एक अकाउंटेबिलिटी का एलिमेंट बढ़ेगा, और मुझे ये लगता है कि वो हमारी यूथ जो है वो उसकी स्किल डेवलपमेंट की एक फिनेस जो है आ जाएगी, जो आज वो फिनेस नहीं है, वो ज़्यादा इनफॉर्मल सेक्टर से ये चीज़ें गेन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट। बिजनेस मैटर्स के पहले सीजन के आखिरी एपिसोड में शामिल होने का शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। अगले सीजन तक के लिए खुदा हाफिज़।